Okay, then I'm starting the topic covalent bond. Okay, who will define the covalent bond? Very good. The bond formed by sharing of electrons is known as the covalent bond. ठीक है, तो हमने एक ये बात करी थी कि ऑक्टेट रूल हमने जस्ट सेटिस्फाई करवाना है ना। हमने ट्राई करना है कि सेंट्रल एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ऑलमोस्ट सभी के पास, है ना। तो हमने इसके लिए आयनिक बॉन्ड एक क्राइटेरिया करा था। अब एक हम बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। तो अगेन एग्जांपल अगर हम सबसे बेसिक लेते हैं H और Cl का, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद में हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास 2। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही दो ऐसे सिचुएशन है हमारे पास जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, नॉट द ऑक्टेट। ठीक है, क्लियर। तो शेयरिंग कर सकते हैं ऐसे। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड चलो आपको सारा आइडिया है ही, इसमें सिर्फ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए। ओके, एक ये जो अभी इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, जल्दी ज्वाइन किया करो। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं HNO3 सपोज, आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अराउंड 3 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन आप अरेंज कर दोगे। उसके बाद में एक हाइड्रोजन है तो किसी एक ऑक्सीजन के अराउंड एक हाइड्रोजन लगा दोगे। तो आपने एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, उसके बाद में आप सारे डॉट्स लगाओगे। आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने डॉट्स होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स ना। तो आप ऐसे 5 शो कर सकते हो, राइट। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 6। हाइड्रोजन के पास 1 और ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है इसके पास भी कितने होंगे, 6। अब आपने इस अकॉर्डिंग शेयरिंग करवानी है कि सबका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट। अब रही बात ये वाले आपके ऑक्सीजन की, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो अभी भी ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड, राइट। और नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें आप क्या करोगे, अब देखो बेटा हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नाइट्रोजन के 2 ये रहे, 2 ये 4, 2 ये 6, 8 कंप्लीट करने हैं। तो इसके पास 2 ये और हैं, 8 ऑलरेडी हैं, तो इसको यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे क्या करेगा, सेंटर में रख देगा। तो बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बच गए, इसके पास भी 2 लोन पेयर बच गए, है ना। और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन था उस केस में क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ सेंटर में रख दिया कि देखो भाई आप भी रख लो अपने पास और मैं भी रख लेता हूँ, तो शेयर कर लेते हैं इसको, है ना। अपना लोन पेयर यहाँ रख दिया
और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो 3 के 3 एज इट इज रहे। इज इट क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल इस सिचुएशन में ऐसे करके डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें आपने सबका ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर हाउ टू कंप्लीट द ऑक्टेट? ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए ना कोई और करती हूँ मॉलिक्यूल ट्राई। सपोज आपके पास कार्बोनेट है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब सेंट्रल में कौन है? कार्बन। उसके अराउंड क्या है? 3 ऑक्सीजन है। 2 नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी 1 नेगेटिव, इस पे भी 1 नेगेटिव। ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मींस 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक कहीं से गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7। मैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रही हूँ और इसके पास भी कितने होंगे बेटा? 7। अब जिस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है इसको भी कितना चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। आप काउंट कर सकते हो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब रही बात इस ऑक्सीजन की, इसके पास 6 हैं, तो कितने शेयर करेगा ये? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट शेयर? 2। तो एक तो ये शेयर कर लिया और कार्बन के साथ जो दूसरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था वो भी शेयर कर लिया। तो इसका मतलब कार्बोनेट के केस में ऐसा आपके पास एक डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको बस यही चीजों का ध्यान रखना है कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने सबसे पहला आइडिया दिया था कि हम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग द ऑक्टेट ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। क्लियर? उसके बाद में थ्योरीज आएंगी कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, उसकी शेप क्या होगी, है ना, और एटसेट्रा, ये सारी चीजें। अब होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं और उसके साथ मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया ना। अब एक मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, एडिशनल है, 1 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। सो द टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? कंप्लीट चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी वैसे पिक कर सकते हो। सपोज मैं ओजोन ले रही हूँ, ओजोन इज O3। देखने में यहाँ पे कोई चार्ज है ना, मैंने पॉजिटिव लिखा है ना नेगेटिव लिखा है, इट मीन्स आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन क्या रियलिटी में ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है? 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं इसमें, है ना, 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं तीनों पे कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंटली चार्ज होगा प्रेजेंट, ठीक है। दैट चार्ज इज नोन एज द फॉर्मल चार्ज, द चार्ज कैरिड बाय इंडिविजुअल एटम। क्लियर? और हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है? हम पहले ड्रॉ करेंगे डॉट स्ट्रक्चर। मैंने 3 ऑक्सीजन लिखे, तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं सबके पास जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपको पता है जब 2 ऑक्सीजन आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इन लोगों ने क्या करना है? एक-एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेना है? शेयर, ठीक है। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा? 2, क्योंकि 1 के साथ वो सैटिस्फाई नहीं होगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा। तो इन दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, सैटिस्फाई हो गए दोनों। प्रॉब्लम ये थी, ये रह गया। अब क्या होगा? शेयरिंग तो इधर ही कर दी। इस केस में इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? वेरी गुड। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना जो लोन पेयर है वो यहां से हटाकर, ठीक है, यहां से हटा दो इसका लोन पेयर और यहां रख देगा।
ठीक है, तो इसका मतलब डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं नीट एंड क्लीन ड्रॉ करती हूँ। इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। इसके पास सारे के सारे लोन पेयर हैं और इसके पास 2 लोन पेयर हैं। कुछ ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो तीनों ऑक्सीजन हैं, इन पे चार्ज कैलकुलेट करो, ठीक है, उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? फॉर्मूला इज, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। अब चेक करके देखिए किस पे कितना चार्ज है। तो मैं 1 बाय 1 सारे ऑक्सीजन पे चेक कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑक्सीजन मेरे पास ये रहा, दिस वन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। वो जो मर्जी ऑक्सीजन होगा उसके पास 6 ही होंगे। लोन पेयर, लोन पेयर चेक करना जरा इस ऑक्सीजन के, देयर आर 2 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लोन पेयर कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। समझ रहे हो 4 कैसे आया? इज इट क्लियर? लोन पेयर 2 थे तो इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल 4। अब बात करें शेयर की, इस ऑक्सीजन की शेयरिंग में देखो, सेंटर में ये है 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पड़े हुए हैं, है ना। शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको किसके साथ डिवाइड करना आपने, 2 के साथ। तो अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इट मींस ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। क्लियर? अब सेकंड ऑक्सीजन पे करें कैलकुलेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर कितने करे हुए हैं, इसके आसपास चेक करो शेयरिंग, नो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 इस तरफ हैं, टोटल कितने हैं इसके अराउंड जो शेयरिंग में है, 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया कट करके, +1। सो दैट मीन दिस ऑक्सीजन कैरीज +1 चार्ज। और अब रह गया थर्ड ऑक्सीजन, फटाफट से बता दो, 6 वैलेंस लोन पेयर बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर में और शेयरिंग में कितने हैं, ओनली 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, इट कम्स आउट टू बी -1। तो इसका मतलब अगर तीनों ऑक्सीजन में देखें तो एक पे 0 फॉर्मल चार्ज है, एक पे +1 है, एक पे -1 है, ओवरऑल तीनों को ऐड करके आंसर कितना आएगा, 0। दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल ओवरऑल। क्लियर? बट द चार्ज कैरिड बाय ऑल दीज 3 एटम्स इज डिफरेंट। और आपको अब मैं बताती हूँ कि इस पे +1 चार्ज क्यों आया और इस पे -1 क्यों आया। क्योंकि जब हम डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आपने देखा था ना कि ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट किया। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया और इस पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो एक चीज और बता दो, इसका मतलब एक्चुअल में ये सिचुएशन है कि एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस वाली बॉन्ड को हम एक और नाम दे सकते हैं, पता कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं यहीं पे बता रही हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड है जिसमें 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं ना, वो किसी एक ने ही कंट्रीब्यूट करे हैं, दूसरे का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में शेयर्ड हैं, यस, लेकिन हैं किसके, ओरिजिनली किसको बिलोंग करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन को। इसने तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बीच में शेयर किया हुआ, है ना। तो जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनती है,
एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देखकर शेयरिंग करके बॉन्ड बना देता है, ठीक है। म्यूट योरसेल्फ यू ऑल। जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के होते हैं, दूसरे की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको आप कौन सी बॉन्ड बोलते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं एरो के साथ, यानी इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट किया। जब आप एरो बनाते हो फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप एरो शो नहीं करते हो फिर आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव शो करके बता सकते हो दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो आपकी बुक में बहुत सारे बेटा डॉट स्ट्रक्चर होंगे, उनको ड्रॉ करना, और कुछ क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दो किसी भी एक चीज पे, तो आपने वो भी सारे सॉल्व करने हैं। हो जाएगा इतना? ओके गुड। तो अभी तक आपने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली बॉन्डिंग तीनों पढ़ ली, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जो ऑक्टेट रूल है, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन है? तो यस, देयर आर लिमिटेशंस। आपका जो ऑक्टेट रूल है वो फेल हुआ था। रीजन क्या था? ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सबके पास, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल दे आर स्टेबल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी मॉलिक्यूल स्टेबल बन सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल बट दे आर हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप एग्जांपल के लिए PCl5 ले लो। PCl5 में फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और उसके अराउंड क्लोरीन कितने होते हैं? 5। आपको पता ना क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर हो जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इधर और एक इधर। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फॉस्फोरस के पास? काउंट करना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आफ्टर शेयरिंग? 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली ये स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, बट इट इज स्टेबल। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। दूसरी बात, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर BF3 की बात करें, बोरोन, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? ओनली 3। फ्लोरीन 3 है उसके आसपास। आपको पता है फ्लोरीन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाना है ना? तो अब मेरे को बताओ कि आफ्टर शेयरिंग बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, which are less than 8. So that means again the molecule stable नहीं होना चाहिए, but it is stable, ठीक है। कुछ हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजाइल, NO, ठीक है। अब इसके केस में क्या है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कैसे शेयर करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ ना। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आते हैं जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, किसी के पास 7 है, किसी के पास 9 है, एटसेट्रा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज और, हमने तो ऑक्टेट रूल बनाया किसके बेसिस पे था? नोबल गैसेस पे, है ना। हमने नोबल गैसेस को देख के ऑक्टेट रूल बना दिया था कि नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें पता चलता है कि नोबल गैसेस कुछ ऐसी हैं जो रिएक्ट करती हैं, लाइक जीनोन। तो फिर जिस बेसिस पे हमने ऑक्टेट रूल बनाया था वही चीज गलत हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ बेटा आपके पास लिमिटेशन आ जाएंगी ऑफ ऑक्टेट रूल। और एक चीज और है, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हीलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता,
बट स्टिल दे आर स्टेबल, वो तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपका ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। होप सारा समझ में आ गया होगा। हमने जहां से स्टार्ट किया था ऑक्टेट रूल से लेकर आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एटसेट्रा। यस, चलो ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है कि सपोज कोई आयनिक बॉन्ड है, कोई भी आयनिक बॉन्ड कंसिडर कर लो। अच्छा, सपोज हमने कोई आयनिक बॉन्ड ली, लाइक NaCl। अगेन मैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल उठा रही हूँ। हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन क्या कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक होती है? यस और नो? तो बेटा जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनेगी उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। तो हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है और कितने परसेंट आएगा, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी। समझ रहे हो? है तो आयनिक ना, आप सब जानते हो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया एंड इट इज आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब वो क्यों आता है वो मैं बता रही हूँ। देखो बेटा, सोडियम ये रहा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोरीन आपका ये रहा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब बेटा जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो आपको पता है पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इज इट क्लियर? आपको पता है ये जो नेगेटिव आयन है, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है और बाकी आसपास तो इसके अराउंड क्या है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, है ना? तो सोडियम आयन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ना, इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होना है? इसकी जो शेप है ना, वो थोड़ी सी क्या हो जानी है? चेंज हो जानी है। ये देख रहे हो शेप कैसे चेंज हो गई? और जो न्यूक्लियस था वो एक साइड पे शिफ्ट हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड था वो एक साइड पे एक्यूमुलेट हो गया। वो किसकी तरफ आ गया? पॉजिटिव आयन की तरफ आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो इन चीजों को? तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों आयंस थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस मिक्सिंग को, इस ओवरलैपिंग को आप क्या बोलते हो? पोलराइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नेम है? पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन की वजह से लिटिल बिट दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी और थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा एंड दिस डिस्टोर्शन इन द शेप ऑफ दिस क्लाउड इज नोन एज द पोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ पोलराइज कर कौन रहा है यहाँ पे? पोलराइज कौन कर रहा है? पॉजिटिव आयन। जो आपका पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा? पोलराइज करेगा। तो इसका मतलब जब हम इसकी बात करेंगे ना, हम बात करेंगे इसकी पोलराइजिंग पावर की। इसके पास पावर है कि ये पोलराइज कर सकता है। अब कौन ज्यादा पोलराइज करेगा, कौन कम करेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। और जो नेगेटिव आयन होता है ये पोलराइज हो रहा है, ये कर नहीं रहा, है ना? तो हम हमेशा कहते हैं द एनायन गेट पोलराइज्ड। तो जब हम इसकी बात करते हैं, हम इसकी पोलराइजेशन की बात करते हैं और इसकी पावर की बात करते हैं। क्लियर? गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, आप ना उसका आंसर करोगे तो आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ तो आ गया ना? पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है इन आयनिक बॉन्ड। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ केटाइन। केटाइन स्मॉल साइज होगा
तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी या फिर लार्ज साइज में? वेरी गुड. द साइज ऑफ द केटायंस शुड बी स्मॉल. जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. गॉट द पॉइंट? ठीक है. अच्छा, अब मेरे को बताओ साइज ऑफ एनायन. इट शुड बी लार्ज. वेरी गुड. जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उतना इजी हो जाना केटायन के लिए, है ना? तो इसका मतलब साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्ज. क्लियर? ओके. देन माय थर्ड क्वेश्चन इज चार्ज. चार्ज ऑफ केटायन और एनायन दोनों बताओ. और एनायन के केस में? एनायन के केस में? नो. दोनों का चार्जेस क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होने चाहिए. केटायन आपको पता ही है 2 पॉजिटिव वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है, 3 पॉजिटिव वाला और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. सो केटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए. रही बात एनायन की, आपको पता है किसी एक एनायन पे मान लो नेगेटिव चार्ज है और किसी दूसरे पे 2 नेगेटिव है, तो ज्यादा लार्ज साइज किसका हो जाता है? ज्यादा चार्ज वाले का, है ना? और इसको पोलराइज करना क्या हो जाता है हमारे लिए? इजी हो जाता है. राइट? सो इसका मतलब चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन बोथ शुड बी लार्ज. ठीक है. अब एक लास्ट चीज बताओ. मान लो आपके पास 2 केटायन है, एक सोडियम है एक कॉपर है, मान लो. ठीक है. एक आपके पास सोडियम है और एक आपके पास कॉपर है. दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है. बेटा खुद को ना म्यूट कर लिया करो, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तब अनम्यूट किया करो. ठीक है. हाँ जी. नाउ द क्वेश्चन इज सोडियम एंड कॉपर 2 केटायन है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सपोज +1 है और दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है. तो दोनों में से कौन ज्यादा बेटर पोलराइजेशन करवाएगा? किसकी पावर ज्यादा है? सोडियम की, कॉपर की. तो बेटा इसमें कॉपर की पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा आएगी. ठीक है. क्योंकि कॉपर में डी ऑर्बिटल भी फिल हो रखा होता है ना? और जो डी ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के चार्ज को ज्यादा कवर नहीं करते हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर आयंस. समझ में आया क्या बता रही हूं मैं? इसका न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू दिस, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. राइट? तो इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. तो ओवरऑल आपके पास एक 4 चीजें निकल के आ रही हैं. चारों चीजें समझ में आ गई? यस और नो? और इनको हम बोलते हैं बेटा फजान्स रूल. ये फजान ने कुछ 4 रूल दिए थे. क्या चीज बताने के लिए? कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे इंड्यूस होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Size of cation should be smaller. Size of anion should be larger. Charge of cation and anion both should be larger. And the ion with pseudo-electronic configuration will show more covalent character in their ionic compounds. ये 4 रूल है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंपली फजान रूल चारों के चारों लिख दो, एक्सप्लेन कर दो. ठीक है बेटा. So this is all about how covalent character is induced in an ionic bond. So no ionic bond is 100% ionic. It will have a little bit or more covalent character in it. Is it clear? ठीक है. तो अभी बेटा आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ. जैसे आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकती है, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर कहीं ना कहीं से आ जाता है. तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होती है? उसमें उसमें भी क्या होगा?
उसमें भी क्या होगा? वेरी गुड। अब वहां पे कर ले थोड़ा सा, फिर बाकी आप पढ़ना, ठीक है? अब मैं आपको बता रही हूँ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड लेनी है और हमने बता देना है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर आ सकता है। अब कैसे आ सकता है? एग्जाम्पल ले रही हूं मैं HCl का, ठीक है? आपको पता है ना, हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाई थी, सो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? इतना क्लियर है ना सबको? अब हम देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाएगा। अब बेटा देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो आपको पता ना कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। हाइड्रोजन से दूर हो गए, ठीक है? हाइड्रोजन से दूर चले गए। अब क्लोरीन की तरफ अगर आ जाएंगे तो क्लोरीन पे वेरी स्मॉल एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर मूव कर गए, अवे चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो बेटा, बॉन्ड कोवेलेंट थी और इनके ऊपर तो चार्जेस आ गए, तो ये कौन सा करेक्टर आ जाएगा इसमें? वेरी गुड, दिस करेक्टर इज नोन एज आयनिक करेक्टर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को रीजन बताओ, जैसे पिछले वाले का रीजन क्या था? पोलराइजेशन। तो इस क्वेश्चन का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। समझ गए? if there is electronegativity difference between the atoms, then there will be ionic character in the covalent bond. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होगा ना, तो 50% बेटा आयनिक करेक्टर आ जाता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मोर देन 50, अगर इससे कम हुआ तो लेस देन 50% आयनिक करेक्टर आएगा। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक है डायपोल मोमेंट, वो पढ़ के रखना, कल की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट?